नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर औपचारिक शिकायत की तह तक जाने वाले हैं। ये मामला सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े का नहीं है। ये कहानी है एक रिटायर्ड फौजी के संघर्ष की, रियल एस्टेट फ्रॉड के उस काले सच की और उन कानूनी खामियों की जिनका फायदा उठाकर आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई पल भर में लूट ली जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दोहरी बिक्री या कहें डबल सेल फ्रॉड की पूरी संरचना को गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर बात करेंगे। एक पूर्व सैनिक की वो औपचारिक शिकायत, दोहरी बिक्री यानी डबल सेल आखिर कैसे काम करती है, दोनों खरीदारों पर इसका क्या भयानक असर होता है, संपत्ति के असली कानून क्या कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत इसमें क्या आपराधिक आरोप बनते हैं, और सबसे आखिर में हमारी कानूनी प्रणाली में तत्काल सुधार की क्यों जरूरत है। भाग 1। एक पूर्व सैनिक की औपचारिक शिकायत। 30 साल की देश सेवा और बदले में मिला एक धोखाधड़ी का शिकार हुआ घर। शिकायत करता है तपन कुमार हल्दर, जो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है। अब जरा इस दिल दहला देने वाले विरोधाभास को समझिए। एक तरफ है पूरे 30 साल की निस्वार्थ सेवा, 1994 से लेकर 2024 तक, जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान, बंगाल और यहां तक के छत्तीसगढ़ के खतरनाक नक्सल प्रभावित इलाकों में देश की सीमाओं की हिफाजत। और दूसरी तरफ 2015 में हावड़ा के घोरघाट में अपने रिटायरमेंट के बाद शांति से रहने के लिए पूरे कानूनी तरीके से खरीदी गई 4 कट्ठा जमीन। लेकिन जरा सोचिए, 2024 में जब वो इंसान रिटायर होकर वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन पर किसी और ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये सच में झकझोर देने वाला है। भाग 2। दोहरी बिक्री की संरचना। आखिर इन कानूनी खामियों का फायदा कैसे उठाया जाता है? आइए सीधे तौर पर देखते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़े के मुख्य सूत्रधार महेंद्रनाथ गायन ने इस डबल सेल को अंजाम कैसे दिया। ये कोई अनजाने में हुई गलती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। शुरुआत होती है 2008 से। गायन को 12 कट्ठा जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है, और मजे की बात देखिए, मूल मालकिन को बिक्री का 1 रुपया तक नहीं मिलता। गायन सारा पैसा खुद रख लेता है। फिर 2012 में गायन इसका एक हिस्सा यानी 4 कट्ठा बेच देता है। अब कानूनन उस हिस्से के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी वही खत्म हो गया, पूरी तरह से शून्य। और इसी हिस्से को 2015 में हमारे पूर्व सैनिक खरीदते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है 2019 में। गायन जानबूझकर एक फर्जी समझौता करता है ताकि वो पूर्व सैनिक पर दबाव बना सके। और फिर 2023 में वो उसी पुरानी खत्म हो चुकी 2008 की पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करके वही जमीन धोखाधड़ी से एक तीसरे व्यक्ति विजय महतो को बेच देता है। अब शायद ये सवाल उठे कि इस बीच एक 50,000 रुपये का लेन देन भी हुआ था। तो बता दें कि ये कोई आम लेन देन नहीं था। फरवरी 2025 में गायन ने पूर्व सैनिक को ये रकम दी। ये असल में एक बहुत ही शातिर चाल थी। इसका इकलौता मकसद था 2023 में की गई अपनी उस गुप्त और अवैध बिक्री पर पर्दा डालना। वो चाहता था कि वादी इस धोखे में रहे, 1925 के समझौते में उलझा रहे और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। भाग 3। दोनों खरीदारों पर प्रभाव। एक शून्य डीड के दोहरे पीड़ित। जब इस तरह का डबल सेल होता है तो उसका एक नहीं बल्कि दो बेकसूर लोगों पर क्या खौफनाक असर पड़ता है, आइए इसे समझते हैं। ये मामला बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे एक अपराधी की चालबाजी 2 आम नागरिकों को एक कभी न खत्म होने वाले कानूनी दलदल में धकेल देती है। एक तरफ है पहला खरीदार यानी हमारे पूर्व सैनिक। उनके पास 2015 से पूरे और पक्के कानूनी कागजात हैं, लेकिन उनकी जमीन पर किसी और ने अवैध तरीके से घर बना लिया है और बिजली का कनेक्शन भी ले लिया है। और दूसरी तरफ है दूसरा खरीदार विजय महतो। उसे इस पूरे फरेब के अंधेरे में रखा गया। उसने अपनी जिंदगी भर की पूंजी एक घर बनाने में लगा दी, लेकिन उसके 2023 के दस्तावेज पूरी तरह से अमान्य हैं। उनकी कोई अहमियत नहीं है। अब उसे बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अब भयंकर नुकसान झेल रहे हैं। भाग 4। स्वामित्व के वास्तविक कानून। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को डिकोड करना। अब वक्त है ये समझने का कि प्रशासनिक कागजात और असली मालिकाना हक के बीच आखिर क्या फर्क होता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है।
म्यूटेशन, जिसे हम आम बोलचाल में दाखिल खारिज भी कहते हैं, उसको लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि म्यूटेशन केवल सरकारी रिकॉर्ड में ये तय करने के लिए होता है कि उस संपत्ति का टैक्स कौन भरेगा, बस इतना ही। ये दाखिल खारिज आपको उस जमीन का मालिक बिल्कुल नहीं बनाता, और अपराधी इसी बात का पूरा फायदा उठाते हैं। वो दाखिल खारिज करा लेते हैं या कोई अवैध निर्माण कर लेते हैं और इसी बुनियाद पर दूसरों की संपत्ति हड़पने का खेल खेलते हैं। इस बारे में देश की सर्वोच्च अदालत का रुख एकदम शीशे की तरह साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह और करम सिंह वाले मामलों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मालिकाना हक केवल एक वैध पंजीकृत सेल डीड से प्राप्त होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई कितनी भी अवैध इमारत क्यों ना खड़ी कर ले या नगर निगम के रिकॉर्ड में अपना नाम क्यों न लिखवा ले, असली हक सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड सेल डीड से ही साबित होता है। कानूनी सच्चाई बहुत ही सीधी है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 48 के तहत पहली रजिस्टर्ड डीड ही हमेशा सर्वोपरि होती है। जब कोई जमीन एक बार बेच दी जाती है तो बेचने वाले के पास उसे दोबारा बेचने का अधिकार बिल्कुल शून्य हो जाता है, 0। इसलिए एस अरुणाचलम केस के फैसले के मुताबिक बाद में की गई कोई भी सेल डीड पूरी तरह से अमान्य है। यानी 2023 में विजय महतो को जो बिक्री की गई वो कानून की नज़र में अदृश्य है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। भाग 5 बीएनएस आपराधिक आरोपों की व्याख्या, अपराधों की मैपिंग। अब चलिए देखते हैं कि ये पूरी घटना भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत कैसे गंभीर आपराधिक मामलों में बदल जाती है। महेंद्र नाथ गायन ने जो कुछ भी किया वो सीधे तौर पर बड़े अपराधों की श्रेणी में आता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है धारा 318, जो धोखाधड़ी और बातें छिपाने के लिए है, क्योंकि उसने 2019 में पैसे लिए और 2023 में चुपके से जमीन किसी और को बेच दी। फिर आती है धारा 316, यानी विश्वासघात। उसने पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल किया और मूल मालिक को पैसे नहीं दिए। उसके बाद है धारा 336, जो सीधे तौर पर जालसाजी का मामला है, क्योंकि उसने एक ऐसी पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल किया जो बरसों पहले ही खत्म हो चुकी थी। और आखिर में धारा 340, यानी किसी फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने का गंभीर अपराध, जो उसने नई डीड को रजिस्टर करवाने में किया। अब इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा सुनिए। एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमारे पूर्व सैनिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्पीड पोस्ट से लीगल नोटिस भेजा, ग्राम पंचायत के पास गुहार लगाई, पुलिस स्टेशन में जीडी दर्ज कराई, यहां तक कि कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी DLSA तक का दरवाजा खटखटाया। लेकिन नतीजा क्या निकला? व्यवस्था की इस भयानक विफलता को देखिए कि अपराधी गायन ने इन सभी नोटिसों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और व्यवस्था बस मूक दर्शक बनी रही। थक हारकर न्याय की इस लड़ाई में अब बीएनएस के तहत औपचारिक FIR दर्ज करने का ही आखिरी रास्ता बचा है। भाग 6 प्रणालीगत सुधार का आह्वान, समाज को शोषण से बचाना। ये पूरा मामला सिर्फ एक फौजी की निजी त्रासदी भर नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमारे कानूनी ढांचे और निगरानी तंत्र में मौजूद ये खामियां कोई छोटी मोटी सैद्धांतिक कमजोरियां नहीं हैं। असल में ये वो खुले रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके गाइन जैसे अपराधी फलते फूलते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसका सारा आर्थिक और मानसिक बोझ सीधे उन निर्दोष पीड़ितों पर आ गिरता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। इस तरह की घटनाओं से न्याय और प्रशासन के प्रति आम जनता का विश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? देखिए, अब सिर्फ इस कमजोर व्यवस्था के भरोसे बैठे रहना काफी नहीं है। हमें एक बहुत ही सक्रिय रणनीति की जरूरत है। हमें अपनी व्यक्तिगत सतर्कता बढ़ानी होगी, डिजिटल साक्षरता को अपनाना होगा, इसके साथ ही तत्काल और व्यापक स्तर पर कानूनी सुधारों की मांग उठानी होगी। हमें ऐसे सामुदायिक सपोर्ट नेटवर्क्स बनाने होंगे जहां इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सही जानकारी और अनुभव साझा किए जा सकें। और जाते जाते एक विचार करने वाली बात, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पूरी ईमानदारी के साथ देश की हिफाजत में गुजार देता है, अपनी पाई पाई जोड़कर एक छोटा सा सपना देखता है, और ये व्यवस्था कुछ कानूनी खामियों की वजह से उस सपने को इतनी आसानी से लुट जाने देती है, तो कोई भी आम इंसान इस कानूनी ढांचे पर भरोसा कैसे करेगा? इस तरह की जटिल रियल एस्टेट धोखाधड़ी के खिलाफ एक होकर आवाज उठाना और एक मजबूत बचाव तंत्र तैयार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?